सो वेलकम फैमिली, स्केच विथ मी का एक और एपिसोड। एक पेन या पेंसिल जो भी आपके पास है उसको उठा लो एंड स्टार्ट करते हैं आज का स्केच विथ मी एपिसोड। जिन्होंने भी पहले के स्केच विथ मी एपिसोड्स नहीं देखे हैं, मैं आपको एक क्विकली बता देता हूँ कि इस एपिसोड्स में जो मैं बनाता हूँ स्केच विथ मी में, इसमें पूरा जो वीडियो है वो पूरा रॉ रहता है, कोई ज्यादा एडिटिंग नहीं। रियल टाइम में जो भी मैं स्केच कर रहा होता हूँ उसको आपको डायरेक्टली दिखा रहा होता हूँ एंड रफ स्केचेस हम बनाते हैं। कभी हम बहुत क्विक बनाते हैं, कभी हम थोड़ा टाइम लेके स्केच बनाते हैं, क्योंकि स्केच में भी बहुत ज्यादा अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हम 15 सेकंड के स्केचेस बनाते हैं तो वहां सिर्फ जेस्चर बनाते हैं, या 30 सेकंड के स्केचेस बनाते हैं तो जेस्चर बनाते हैं। फिर 1 मिनट का स्केच होता है तो थोड़ी ज्यादा चीजें ऐड करते हैं, 5 मिनट का स्केच होता है तो थोड़ी और ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। तो इस तरीके से टाइम सेट्स होते हैं, 1 मिनट, 30 सेकंड, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे आधे घंटे के भी स्केचेस होते हैं, तो 1 1 घंटे के भी बड़े स्केचेस होते हैं। तो जितना टाइम बढ़ता है उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड होती है, और कम टाइम जो स्केचेस होते हैं 15 सेकंड, 30 सेकंड, ये जो सेकंड्स, मिनट्स, 1 2 मिनट वाले स्केच होते हैं, वहां पे इतना कम टाइम इसलिए रखा जाता है ताकि हम अपने आप को फोर्स करना सीख सकें कि बेसिक जो जेस्चर है उसके ऊपर हम फोकस कर सकें। क्योंकि समय कम रहेगा तो उतनी इंफॉर्मेशन, उतनी डिटेल के ऊपर ध्यान देने की जो हमारी आदत है वो छूटेगी, क्योंकि ये आदत बहुत बुरी है, डिटेल्स को देखने की आदत। क्योंकि ये आदत हमें बिगाड़ देती है एक आर्टिस्ट को, जो सिंप्लीफिकेशन जिसे देखना चाहिए। आर्टिस्ट का काम होता है डिफिकल्ट दुनिया को सिंप्लीफाई करके देखने का काम। ओके, डिटेल्स तो बच्चा भी देख सकता है, तो डिटेल्स देखना कोई बड़ी बात नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंपल देख सके। ओके, एक बिल्डर है, एक आर्किटेक्ट है, वो बिल्डिंग को देखेगा तो सुंदर क्या खिड़की का डिजाइन है, क्या मस्त पाइप लगे हैं, क्या सुंदर बिल्डिंग है, ऐसा नहीं देखेगा। वो देखेगा कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, बिल्डिंग स्ट्रांग खड़े हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, उसका बेस लेवल पे उस पर कितना काम किया गया। अंडर स्ट्रक्चर, जो अंदर की ताकत है, वो एक बिल्डर देख सकता है, क्योंकि वो उस बिल्डिंग को जानता है। वैसे एक आर्टिस्ट जब एक अपने आर्टवर्क को देखता है या किसी दुनिया को देखता है, तो वो दुनिया जो सबको दिख रही है उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या लाइंस चल रही है, क्या शेप्स हैं, ओके, लाइंस क्या हैं, शेप्स कैसी है, ये सब एक आर्टिस्ट देखता है। तो सिंप्लीफिकेशन करने का काम होता है। इसलिए ये जो, अगर आपसे कोई पूछे कि सिंप्लीफाई क्यों किया जाता है, क्या काम होता है एक आर्टिस्ट का, डिफिकल्ट को सिंपल करना या डिटेल्स को देखना, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आपको इसलिए भी पता होना चाहिए कि ये जो क्विक स्टडीज, क्विक स्केचेस क्यों किए जाते हैं, ताकि ये सब आप खुद को भी कर सको, खुद भी प्रैक्टिस कर सको, प्लस अगर आप किसी और को शेयर करना चाहें ये सब बातें तो आपको पता होंगी तो आप कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज एक और स्केच विथ मी एपिसोड शुरू करते हैं। एक सब्जेक्ट मैटर में लूंगा, उसको साथ में आप पेपर, पेन, पेंसिल जो भी आपके पास है उसको निकाल लीजिए। साथ में वीडियो को देखते देखते फील कीजिए कि हम दोनों अभी साथ में हैं, आप और मैं अभी साथ बैठे हैं, एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये मत फील कीजिए कि हम वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, सोचो कि हम साथ में हैं, साथ में बनाएंगे। इसको शेयर भी करना, आप इंस्टाग्राम में मुझे टैग करना, स्केच विथ मी, ओके, रेयांश राहुल, इस तरीके का हैशटैग, आप यहाँ पे हैशटैग मैं लिख दूंगा, स्पेलिंग देख के आप पोस्ट कर सकते हो, मजा आता है। एंड शुरू करते हैं अब आज का ये एपिसोड। तो आज हम पोर्ट्रेट के ऊपर स्केचिंग करेंगे, और ये एक छोटी सी चीज़ है, एक एक्सरसाइज है जो आपको नॉर्मली करते रहना चाहिए। आपका ओवरऑल पोर्ट्रेट ड्राइंग इससे काफ़ी इम्प्रूव होगा। एक तरीके से यहाँ पे हमारा मेन काम ये नहीं होता है कि पोर्ट्रेट बनाएं, हमारा काम होता है पोर्ट्रेट की शेप को समझें। ओके, और ये नहीं होता कि एग्जैक्ट जो हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं वो पोर्ट्रेट फेस जो है वो मैच करे। क्योंकि एक चीज़ हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि जब भी कोई किसी का चेहरा हम बनाते हैं, नॉर्मली जब हम स्लो ड्राइंग करते हैं, आराम आराम से धीरे धीरे प्रपोर्शन को जज करते हुए, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो चेहरा हम बना रहे हैं उसका फेस मैच करे। ओके, और वो भी एक तरीके का प्रैक्टिस है जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्रपोर्शन को बहुत ही बारीकी से, ध्यान से, धीरे धीरे करके एक चेहरे को ड्रॉ करते हैं, कि जिसमें कई घंटे भी लगते हैं। तो वो चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे, उसके ऊपर अलग से मैं चैप्टर बनाऊंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो। लेकिन वो प्रैक्टिस अलग है, वो तो आपको करनी ही चाहिए। लेकिन आज जो मैं कर रहा हूँ, आज आप देख सकते हो कि मैं रफली एक ओवरऑल जो शेप बन रहा है, जैसे ये चेहरा एक लड़की का चेहरा है, साइड व्यू है, लेकिन ये दिख कैसा रहा है, ओवरऑल एक फील कैसा आ रहा है, रफली उस लाइन को मैं खींच रहा हूँ। यहाँ पे नो डाउट चेहरा एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, क्योंकि पोर्ट्रेट में क्या होता है, थोड़ी सी भी लाइन अगर ऊपर नीचे हो जाती है, थोड़ा सा अगर किसी का लिप्स ऊपर हो गया, थोड़ी सी आँख नीचे हो गई, थोड़ा सा नाक मोटा हो गया, तो चेहरा मैच करना बंद कर देता है। तो इसीलिए वो काफ़ी बारीकी से छोटे छोटे मिस्टेक्स को ठीक कर करके एक पोर्ट्रेट बहुत ही ज़्यादा
जो मैचिंग होता है, जिसमें पूरा एक इमोशन आता है, फील आता है, उसमें टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे हमारी कोशिश है कि रफली जो एक शेप है, ओवरऑल शेप, उसको हम पा सकें। और ये प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए? ये प्रैक्टिस इसलिए करनी चाहिए ताकि एक बेसिक शेप आप समझ सको जब भी आप किसी का चेहरा बनाओ। क्योंकि एक बेसिक शेप को अगर आप समझ जाते हो तो उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसमें प्लस माइनस कर सकते हो। लेकिन जब तक बेसिक शेप ही सही नहीं बैठ रही होगी तो आप भले ही कितना भी डिटेल्स करने का सोचो, कितना भी बारीकी से काम करने का सोचो, लास्ट में जब आप कई घंटे लगा चुके होगे, वो पूरा समय लगाने के बाद भी वो चेहरा में फील नहीं आएगा। और यही गलती बहुत बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट करते हैं। बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट करते हैं कि बहुत टाइम लगाते हैं एक चेहरा, एक ड्राइंग, एक पोर्ट्रेट को बनाते हैं, धीरे धीरे उसमें शेडिंग करेंगे, धीरे धीरे उसमें सब कुछ करेंगे, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, फील ही नहीं आ रहा है, अजीब सब कुछ ऑफ लग रहा है। पता भी नहीं चलता कि क्या ऑफ लग रहा है, लेकिन ये समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ओके, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो वही बात है, आपने बहुत सारे ऐसे आर्टवर्क्स देखे होंगे, अपने आर्टवर्क्स को भी अगर आप जज करोगे, समझोगे, तो आपको ये फील आएगा। यहाँ पे मैंने एक फेस लिया वापस से, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस रफली शेप को समझ रहा हूँ कि ये बाल की जगह है, बाल का शेप ऐसा है, ओके, चेहरे का लाइन, यहाँ से एक लाइन गया, यहाँ से चीन आया, और यहाँ से वापस एक शेडो का शेप बन रहा है, जो परछाई का शेप बन रहा है उसको शेडो शेप्स बोलते हैं। तो शेडो का यहाँ पे शेप बन रहा है, यहाँ पे आँखें आएंगी, यहाँ पे नाक आएगा। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आँख आएगा, यहाँ पे नाक आएगा, मैं जानता हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोगों का सवाल यही होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि आँख यहीं आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि नाक यहीं आएगा। और ये सवाल मेरे मन में भी आता था जब मैं पोर्ट्रेट शुरू में बनाता था और मुझसे पोर्ट्रेट बिल्कुल भी मैच नहीं होता था। तो मैं यही सोचा करता था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आँख यहीं आएगा या नाक यहीं आएगा या लिप्स यहीं तक आएंगी, मुझे पता कैसे चलेगा। और ये तभी होता है कि जब आप इसको बार बार स्केच करते हो, और फिर क्या होता है, एक इंट्यूशन आता है। जब मैं ये सीखता था तो मैं भी कई सारे इंटरनेशनल आर्टिस्टों को फॉलो किया करता था, और सबसे यही सुनने को मिलता था कि ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिसको हम किसी को समझा नहीं सकते, ये तभी हमें समझ में आएगी जब हम खुद इस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पे मैं रफ स्केचेस जब भी मैं ये इस तरीके के बनाने लगा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आँख, नाक, मुंह, फेशियल फीचर्स, एग्जैक्ट करेक्टनेस, वो सब पाने से पहले एक ओवरऑल चेहरे का जो फील है, अभी आप देख सकते हो कि मैं जो स्केच किया 1-2 मिनट के अंदर, इस 1-2 मिनट का स्केच को देख के आपको एक हल्का सा फील आ जाएगा कि जो मैं फ़ोटो को देख के बना रहा हूँ, ये फ़ोटो का फील समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं इसी पर्सन का चेहरा बना रहा हूँ, इस पर्सन के चेहरे का शेप मेरे इस 1-2 मिनट के स्केच में दिख रहा है। तो इसी को कहते हैं 1-2 मिनट में, 2-4 मिनट के अंदर एक फील को पाना। और आपको ये प्रैक्टिस करते रहनी है, क्योंकि इसी प्रैक्टिस से आपका ओवरऑल किसी भी सब्जेक्ट का जो एक मतलब एक तुरंत देख के जो एक इम्प्रेशन होता है ना, जैसे मैंने ये फ़ोटो को देखा और देखते साथ तुरंत 2 मिनट के अंदर एक रफ स्केच किया, जिससे फील आ रहा है कि इसी पर्सन का चेहरा। तो ये एक क्विक जो इम्प्रेशन पाने का जो तरीका है, एक क्विक एक फील पाने का तरीका है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब हम लॉन्ग आवर स्टडी करेंगे, लंबे देर की स्टडी करेंगे, पेंटिंग्स बनाएंगे, भले ही वो कोई भी कलर मीडियम क्यों ना हो, पेंटिंग्स बनाएंगे या एक डिटेल्ड स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये क्विक स्केचेस जो हम नॉर्मली ये सब बना रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इमोशन को समझने में या क्विकली उस पर्सन के चेहरे का जो स्ट्रक्चर है उसको समझने में। तो इसीलिए ये जो स्केचेस हैं, रफ स्केचेस, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ये आपको हर समय कहीं भी आप 5 मिनट 10 मिनट निकाल के ईजीली कर सकते हो। और जब आप इस तरीके के स्केचेस करते हो, क्विकली किसी का चेहरा स्केच कर करके डेली प्रैक्टिस करते हो, तो इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप लाइव करोगे, लाइव कहीं जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, किसी रास्ते में कहीं पे जा रहे हो और आपको स्केच करने का मन किया, तो आप लाइव कम समय के अंदर सामने वाला जो आपका सीन होगा या सामने कोई पर्सन होगा, उसको एक क्विक स्केच बना पाओगे, जिससे आप एक्सप्रेस कर पाओगे अपने आप को कम समय के अंदर अपने स्केचबुक के ऊपर। तो ये सारी बातें इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि इसको समझना और सीखना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि हमें क्या लगता है कि यार स्केच तो है, हम तो वैसे ही डिटेल्ड आर्टवर्क बनाते आए हैं, इतना डिटेल्ड पेंटिंग्स तो बना ही लेते हैं, हम स्केच क्या ही करेंगे, इसमें तो कुछ सुंदर भी नहीं दिख रहा है, तो मज़ा भी नहीं आ रहा। तो बहुत सारे लोगों का मानसिकता ये होता है, और मेरा भी ये मानसिकता था शुरुआत में जब मैंने सीखना शुरू किया था। तो बहुत बहुत गलत मानसिकता है वो,
कि यार धीरे धीरे बैठ के हम इतना सुंदर सुंदर पोर्ट्रेट तो बना लेते हैं, तो जब हम बना ही लेते हैं तो हम ये वापस से स्केच क्यों करें, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। और इतना सुंदर पोर्ट्रेट हम बना ले रहे हैं, सब उसको तारीफ़ कर रहे हैं, तो ये स्केच तो कोई देखेगा भी नहीं, इसमें तो किसी पर्सन का चेहरा मैच भी नहीं हो रहा, तो ये सब क्यों करें हम। लेकिन लोग यहीं पे फंस जाते हैं, यही गलती कर देते हैं। जब वो डिटेल स्टडी करते हैं, लंबे आवर की स्टडी करते हैं और स्केच को ध्यान नहीं देते हैं, स्केच के ऊपर क्विक स्टडीज़ के ऊपर काम करना बंद कर देते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा स्कोप वहीं पे ही लिमिटेड हो जाता है। क्योंकि ना तो वो बार बार स्टडी कर पाएंगे, ना तो वो क्विकली इमोशन को जज कर पाएंगे, ना तो वो क्विक स्केचेस बना पाएंगे, ना तो वो अगर यूट्यूब में कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं तो ना वो बेसिक लेवल पे चीज़ों को लोगों को समझा पाएंगे, ना वो कभी आर्ट टीचर बन रहे हैं तो किसी को अपना जो फंडामेंटल लेवल से चीज़ें हैं वो किसी को सिखा पाएंगे। तो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा आगे आगे प्रोफेशनल लेवल तक ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि आदमी को फिर वापस से शुरू से सीखना शुरू करना पड़ता है। इसीलिए जितना बिगिनिंग में आप ये चीज़ें समझोगे उतना ही आपको आगे के लिए फ़ायदा है। अगर आप डिटेल स्टडी आपको करने में मज़ा आता है, आपको शेडिंग वेडिंग करके पूरा हाइपर रियलिस्टिक टाइप का वर्क आपको ज़्यादा अटैच करता है, तो उसके लिए ट्राई करो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उसको स्किप करके मत करो। ओके, आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, आपको क्रिकेटर बनना है, बनो, लेकिन उसके चक्कर में आप अगर चलना फिरना ही बंद कर दोगे, आप खाना पीना ही बंद कर दोगे, आपका शरीर चलना ही बंद कर देगा, तो कितना ही आपका पैशन क्यों ना हो क्रिकेट खेलने में, आप खेल नहीं सकते। तो वही चीज़ है, स्केचिंग करते रहना आपका एक फ्लो मेंटेन रखता है। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हमारी पेंटिंग छूट जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं दे पाते हैं, एक बड़े आर्टवर्क को हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों के अलग अलग कारण होते हैं, कोई ऑफिस में जाता है, उसका टाइम लिमिट होता है, कोई हाउसवाइफ है, उनके पास समय कम होता है, कोई अदर प्रोफेशन में लोग हैं, उनके पास समय कम होता है, तो बड़े पेंटिंग्स बड़े आर्टवर्क्स नहीं बना पाते हैं। लेकिन इस केस में स्केचेस को बनाते रहना बहुत ज़रूरी है। स्मॉल स्केचेस, स्टडीज़, जो बेस लेवल की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को करते रहना ज़रूरी, ताकि आपका एक फ़्लो बरकरार रहे। और वो फ़्लो अगर बरकरार रहेगा तो आपका आर्ट का प्रैक्टिस छूटेगा नहीं। कल की डेट में अगर आप 6 महीने 8 महीने बाद भी ना अगर पेंटिंग शुरू करोगे तो आप वापस से पहले जैसे बनाते थे वैसा बना लोगे। लेकिन अगर आपने स्केच करना छोड़ दिया है, आपने क्विक स्टडीज़ करना छोड़ दिया है, तो फिर जो गैप होगा 6-8 महीने का या कुछ महीनों का गैप होगा, तो आप बहुत ज़्यादा आपको फील होगा कि आप आर्टवर्क भूल गए हो, या फिर आपको फील होगा कि आपकी आर्टवर्क की प्रैक्टिस छूटने की वजह से आपका जो क्वालिटी कितना गिर गया है। तो ये तभी होता है जब हम सिर्फ फाइनल वर्क के ऊपर या डिटेल वर्क के ऊपर फोकस करते हैं। तो इसीलिए जब अगर आप चाहते हो कि आपका फ्लो बरकरार रहे, आप चाहते हो कि लंबे समय तक, क्योंकि देखो क्या होता है कि आर्ट में हमें लंबे समय तक टिकना ज़रूरी है। कोई स्पेशली जो प्रोफेशनली जाना चाहते हैं उनको लंबे समय तक इस फील्ड में जुड़े रहना ज़रूरी है। और जुड़े रहने के लिए कई बार हमें बहुत ज़्यादा जो डेली लाइफ के चैलेंजेस हैं उससे गुजरना पड़ता है। डेली लाइफ के चैलेंजेस कोई भी हो, हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, घर में किसी का प्रॉब्लम आ गया, खुद का मन नहीं लग रहा, बहुत चीज़ें होती हैं 100 तरीके की। लेकिन हर एक केस में ये डर होता है कि आपकी आर्ट की प्रैक्टिस छूट जाएगी। और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए स्केच एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है, ताकि आपका जो कनेक्शन है अपने पेपर पेंसिल पेन के साथ वो बना रहे, वो रिश्ता बना रहे, ताकि कल की डेट में जब आप उस टाइम से निकल जाओ, जब आपको थोड़ा समय मिलने लगे आर्टवर्क करने के लिए, तो आप वापस से आपको शुरू से शुरू ना करना पड़े, आपका जो प्रैक्टिस है वो बरकरार रहे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा समय आपको डेली ज़रूर रखना चाहिए स्केचिंग के लिए। एंड जितने भी लोग पोर्ट्रेट इंप्रूव करना चाहते हैं उनको ये वाली स्टडी जो मैं अभी कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके पोर्ट्रेट को ओवरऑल एक फील देने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं रेफरेंस इमेज जो ले रहा हूँ, बहुत ही 2 मिनट 3 मिनट के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस रेफरेंस इमेज का फील मेरा ये स्केच में आ जाए, कि इसी पर्सन का चेहरा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे एग्जैक्ट सेम पर्सन का पोर्ट्रेट बनाना होगा तो मैं इसी को फिर और धीरे धीरे करके रेक्टिफाई करता जाऊंगा। आंखें ऊपर नीचे हैं क्या, नाक का शेप क्या है, और धीरे धीरे उसके गहराई में और ध्यान से करता जाऊंगा। लेकिन एक बार के लिए एक नज़र देखा और उसको फटाफट से स्केच किया, ये वाली प्रैक्टिस एक बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है आपको ओवरऑल अपना फील मेंटेन करने के लिए। क्विकली एक चेहरा का शेप दिया, जो बाल के शेप थे वो दिए, आँख कहाँ बनेंगी उसको रफली मार्क करके छोड़ दिया, नाक कहाँ पे बनेगी, लिप्स कहाँ पे बनेंगे उसको रफली मार्क करके छोड़ दिया। बस हल्का सा फील, जो भी फ़ोटो आप ले रहे हो उसका हल्का सा फील। एक चीज़
जो मैं बहुत ज़्यादा करता था, मतलब फ़न वे में करता था, मैं क्या करता था, जो गाने होते हैं, ओके, फ़ोन में गाने बजा दिए, और गाने में वो जो भी गाना होता है उसमें जो एक्टर है एक्ट्रेस है उसका फ़ोटो आ रहा होता है ऊपर में। जैसे आप कोई भी इस्तेमाल करते हो, जियो सावन इस्तेमाल करते हो या स्पॉटिफाई इस्तेमाल करते हो, कुछ भी इस्तेमाल करते हो, गाना जब हम प्ले करते हैं तो उसमें पर्सन का फ़ोटो आ रहा होता है। तो मैं क्या करता था कि मैं ट्राई करता था कि ये गाना मैं प्ले करूँ, गाना भी चलता रहेगा, और मैं अपने आप को एक चैलेंज देता था कि 5 मिनट का गाना है, 5 मिनट ख़त्म होने से पहले मैं ये जो स्केच है एक पर्सन का, या तो हीरो का या एक्ट्रेस का या जो भी उसमें जो चेहरा होगा, चलो उसको बनाते हैं। तो इस तरीके से एक फ़न चैलेंज, ओके, फ़न। कई लोग जैसे जाते हैं स्टेशन के बाहर बैठ के स्केच करते हैं, लाइव स्केचिंग करते हैं, तो एक फ़न रहता है कि 2-4 मिनट है, 5 मिनट है, क्विकली इसको स्केच किए। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। यहाँ पे मैंने एक स्कल्पचर का फ़ोटो लिया, अब ये स्कल्पचर को क्विकली मैं यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको फिर मैं स्लो करके भी स्केच करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि अभी हम फास्ट स्केचिंग कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसको स्लो स्केच करके भी करूँगा मैं एक बार। उसके बाद फिर आप ये समझोगे कि टाइम लिमिट हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको 1-2 मिनट 3 मिनट के अंदर किसी के चेहरा को पहले लाइंस देनी है, फिर आप उसी चीज़ को 10 मिनट 15 मिनट लगा के थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के थोड़ा और चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हो, और उसी में आप 2 घंटे 3 घंटे लगा के उसमें कंस्ट्रक्शन के लेवल पे भी हम स्केचिंग कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर मैं आपको अलग से बताऊँगा, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। तो एक डेमो कंस्ट्रक्शन करते हुए पोर्ट्रेट कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी मैं बनाऊँगा। तो ये रफली कहाँ पे बाल जा रहे हैं, कहाँ पे क्या शेप बन रही है, रफली उस लाइंस को खींचा और यहाँ पे हमारा एक स्केच कंप्लीट हुआ। और इसमें सबसे अच्छी बात जो स्केचिंग में होती है वो है रेपिटिशन। रेपिटिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी आर्ट की फील्ड में, क्योंकि एक चीज़ जब आप रिपीट मोड में करते हो ना, एक चीज़ आप जब रिपीट मोड में करते हो तो वो आपको अलग लेवल का एक स्पीड देती है, एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग देती है। एक चीज़ होती है लॉन्ग आवर स्टडी, जहाँ पे आप 3 घंटे 4 घंटे लगा के एक आर्ट वर्क बनाते हो, एक चेहरा बनाते हो, एक चेहरे की ड्राइंग बनाते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दिन में एक चेहरा बना पाओगे अगर आप डेली 3-3 4-4 घंटा दे सकते हो। तो कई लोग डेली इतना देर नहीं दे पाते हैं, तो वो लोग एक चेहरा भी एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो रिपीट प्रोसेस है वो बहुत कम हो जाता है। ओके, डेली एक चेहरा बनाओगे, कई बार प्रैक्टिस छूट जाएगी या टाइम नहीं मिलेगा तो डेली का एक भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो छोटे छोटे फेस हैं, छोटे छोटे स्केचेस हैं, जहाँ पे आप चेहरे का ओवरऑल शेप बना रहे हो फटाफट से। ओके, चेहरा कैसा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, पतला दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, किसी का चेहरा गोल टाइप का होता है, किसी का चेहरा थोड़ा स्क्वायर शेप का होता है, किसी का चेहरा थोड़ा रेक्टेंगल शेप का होता है, किसी का चेहरा थोड़ा सा नीचे की तरफ पिच का होता है तो एक हल्का ट्रायंगल जैसा फील आता है। एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं रहता, लेकिन जादू नहीं है वो, लेकिन ओवरऑल एक किसी के चेहरे को देखने से एक फील आता है ना कि चेहरा इसका दबा हुआ है, फैला हुआ है, पिचका हुआ है, कैसा है। तो वो हल्का सा जो फील आया पहली बार किसी के चेहरे को देख के, वो फील को कैप्चर करना, ये है स्केच। और वही चीज़ की कोशिश है यहाँ पे। अभी मैं थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे मैंने ये लेडी का इमेज लिया तो मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़ा सा चेहरे के अलावा थोड़ा बॉडी का भी स्केच करूँ। तो कहने का मतलब ये है, आपको ये दिखाने का मतलब ये है कि चेहरा बना रहे हैं, फिगर बना रहे हैं या स्टिल लाइफ बना रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, स्केच करने का तरीका सेम हो सकता है। ओके, लेकिन जब आप स्केच करते हो तो आपको जो भी सब्जेक्ट मैटर है आपके सारे इंप्रूव होते हैं। अब वापस से मैंने ये वाली फ़ोटो ली है, आप देख सकते हो। अब इस बार थोड़ा स्लो बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा स्लो बनाएंगे। अभी तक हम लोग फटाफट कर रहे थे, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे ध्यान से धीरे धीरे बना रहा हूँ। अब आप ये समझ सकते हो कि तरीका सेम है, स्पीड थोड़ी सी कम की और थोड़े ज़्यादा ध्यान से चीज़ों को देखा। बस यही है कि जो हम स्पीड में कर रहे थे ना, वही तरीके आपको स्लो वाली चीज़ें इम्प्रूव करके दे देते हैं, और आपका जो स्लो वर्क है उसको स्पीड करते हैं। तो ये स्केच करना, क्विक स्केच करना, लंबे आवर की स्टडी करना, ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। समझ रहे हो, मतलब दोनों ही अकेले अधूरे हैं। आर्ट में ये जो सारे तरीके
आर्टिस्ट करते हैं, स्केचेस, क्विक स्केचेस बनाते हैं, लंबे आवर के आर्टवर्क्स बनाते हैं, पेंटिंग्स करते हैं, तो सारी चीज़ें एक दूसरे को हेल्प करती हैं इम्प्रूव करने के लिए। कभी भी कोई एक चीज़ को ही नहीं कर रहा होता है, और जब कोई एक चीज़ को कर रहा होता है तो उसका स्कोप काफ़ी लिमिटेड हो जाता है, उसकी लर्निंग काफ़ी लिमिटेड हो जाती है, फिर वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जैसे यहाँ पे मैंने क्विक स्केच किया 1-2 मिनट के अंदर, अब उसी चीज़ को जब मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगा, 2-3 मिनट की जगह 10 मिनट लूँगा, तो थोड़ा ज़्यादा धीरे बनाऊँगा, थोड़ा ज़्यादा ध्यान से बनाऊँगा, लेकिन जो ओवरऑल फील को कैप्चर करने का जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ओके, ओवरऑल शेप को, कि चेहरा पतला है, मोटा है, गोल है, कैसा है, ओवरऑल जो चेहरे का शेप है उसको समझने का जो लर्निंग है, जो मैंने क्विक स्केच से लिया, 1-2 मिनट वाले स्केच से लिया, वो मुझे यहाँ पे हेल्प करेगा जल्दी उस शेप को समझने में। और कहीं पे गलती होगी, कहीं पे मिस्टेक होगा, चेहरा सही शेप का नहीं दिख रहा होगा, तो मेरे को वो गलती जल्दी दिखाई दे देगी एज़ कम्पेयर्ड टू पहले, जब मैं वो क्विक स्केचेस जहाँ पे मैं चेहरे की शेप को स्टडी नहीं कर रहा था। ये चीज़ें समझ रहे हो आप? और भी जो जो तरीके होते हैं स्केच को बनाने का, रिलाई मेथड होता है, जो लूमीज़ मेथड होता है, ये जो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं ये भी इस्तेमाल होती हैं। और ये सारी टेक्निक्स, स्पेशली लूमीज़ जो काफ़ी पॉपुलर मेथड है चेहरे को ड्रॉ करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये सारे जो तरीके हैं ये हमें हेल्प करते हैं किसी के फेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, प्लस ये समझने के लिए एक बेसिक लैंडमार्क मिल जाता है कि आँख लगभग कहाँ पे आएगी, नाक लगभग कहाँ पे आएगी, चिन लगभग कहाँ पे आएगा, एक बेसिक लैंडमार्क देते हैं। और ये सारे तरीके भी होते हैं जहाँ पे हम लॉन्ग आवर स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम समय लेके अच्छे से चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर करके ड्रॉ करते हैं। वो तरीका भी है और वो तरीका आप करोगे। लेकिन जब आप स्केच करोगे, क्विक स्केच करोगे और क्विकली शेप को समझोगे, तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिना किसी मेथड को इम्प्लीमेंट किए डायरेक्टली प्रोपोर्शन जजमेंट करने की एबिलिटी, डायरेक्टली ये समझना कि चेहरे की लंबाई चेहरे की मोटाई के कंपैरिजन में कितनी है, चेहरा ज़्यादा मोटा कर दिया मैंने या ज़्यादा पतला बना दिया, क्या गड़बड़ लग रही है, ओवरऑल एक बेसिक इंट्यूशन जो पैदा होता है, एक बेसिक फील, जैसे बोलते हैं ना, एक फील आता है कि यार ये चीज़ थोड़ी सही नहीं लग रही, मतलब पता नहीं रहता कि क्यों नहीं लग रही, लेकिन एक फील जो आता है कि सही नहीं लग रही, वो फीलिंग डेवलप होती है। और जितना ज़्यादा आपका ये फीलिंग डेवलप होगा कि यार इसका चेहरा जो मैंने बनाया है ना, ये थोड़ा गड़बड़ ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा पतला लग रहा है, थोड़ा मोटा होना चाहिए, थोड़ा ना लंबा होना चाहिए, मैंने ज़्यादा ही इसको छोटा और मोटा बना दिया। तो ये जो बेसिक फील है, ये बेसिक फील आपको हेल्प करेगी अपनी गलतियों को सुधारने में, और ऑटोमेटिकली आपका पोर्ट्रेट ड्राइंग इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करती रहनी चाहिए। फ़न के लिए करो, ज़रूरी नहीं है कि किसी को दिखाना है या कहीं पोस्ट करना है। अपने लिए डेली बेसिस पे एक समय निकाल के थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप सोशल मीडिया पे अपने आर्टवर्क्स पोस्ट करने के आदी हैं या अपने जो डिटेल्स वर्क्स हैं उसको पोस्ट किया करते हैं, तो उनको करो, साइड बाय साइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहाइंड द सीन इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस जारी रखो, क्योंकि अल्टीमेटली यही वो चीज़ें जो आपके फाइनल वर्क को ताकत देती हैं, आपके फाइनल वर्क में स्ट्रेंथ लाती हैं। आपका जो बेस, आपका जो फंडामेंटली ड्राइंग दिखता है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। और वही चीज़ें होती हैं जिसके वजह से आप एक्चुअल में अपने आर्टवर्क को ज़्यादा समझ पाते हो, और जितना आप अपने आर्टवर्क को समझ पाते हो उतना ज़्यादा गहराई से उसके साथ जुड़ पाते हो, और उतना ही प्रोफेशनल लेवल पर अगर किसी को जाना है तो ये हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपके आर्टवर्क के बेस लेवल पे आपका कनेक्शन बहुत मायने रखता है आपके प्रोफेशनल बनने के लिए, ना कि ऊपर की डिटेल्स या सुंदरता। वो लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए सही है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग दैट यू आर क्रिएटिंग, वो अंडरस्टैंडिंग मेन मैटर करती है, जिसके दम पे आप पूरा महल बनाओगे। ओके, नीचे का जो मजबूती है उसी के दम पे आप पूरी बिल्डिंग खड़ी करोगे। इसीलिए अब यहाँ पे आप देखो, मैं थोड़ा सा आईज भी बना रहा हूँ, थोड़े नाक को भी शेप दे रहा हूँ, तो थोड़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ, समय लेके थोड़ा धीरे काम कर रहा हूँ।
लेकिन यही अंडरस्टैंडिंग मेरी कहाँ से इम्प्रूव होती है, स्केच कर करके। तो इसीलिए स्केच करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से एनर्जी आपकी यहाँ ट्रांसफ़र होगी। और इसीलिए जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं वो लोग ऑटोमेटिकली बहुत कम समय के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ले आते हैं। और कई लोग जो इग्नोर करते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से वो कलर ले लिया और सुंदरता दिखाने के चक्कर में 10 तरीके के कलर लगा रहे हैं, या बिना ड्राइंग लेवल पे, फंडामेंटल स्केचिंग लेवल पे काम किए सिर्फ ऊपर ऊपर से शेप बना रहे हैं, धीरे धीरे करके उसमें कलर कर रहे हैं, और वो थोड़ा सुंदर क्या दिख जा रहा है उसमें खुश हो रहे हैं। वो टाइम टू टाइम उनका वो स्ट्रेंथ गिरता ही जाता है। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्टों को मैं जानता हूँ जो ऊपर ऊपर से पोस्ट किया करते थे, काफ़ी टाइम तक उन्होंने पोस्ट किया, उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि इससे आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इसके ऊपर वो जा ही नहीं पा रहे, वो फंस गए हैं एक जगह पे। और यही जब आदमी फंस जाता है ना, तब उसको समझ में आता है कि यार वापस शुरू से करना पड़ेगा। और तब या तो कई लोग हिम्मत करके कर लेते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, वापस से ट्रैक पे आ जाते हैं, या कई लोग वहीं पे छोड़ देते हैं कि यार अब तो नहीं हो रहा है, छोड़ो, क्या ही मज़ा भी नहीं आता। क्योंकि जब आप फंस जाते हो किसी चीज़ पे, तब आपको मज़ा आना भी बंद हो जाता है। और यही सारी प्रॉब्लम है जिससे काफ़ी सारे एस्पायरिंग आर्टिस्ट जो बिगिनिंग लेवल पे हैं वो लोग जूझ रहे हैं। और ये पता नहीं, जब तक इन चीज़ों पे बात नहीं होगी, जब तक लोग इसकी इम्पोर्टेंस को सीरियसली नहीं लेंगे, जब तक लोग नहीं समझेंगे कि जितना भी वो सुंदर आर्टवर्क बनाना चाहते क्यों ना हो, हाइपर रियलिज़म, रियलिज़म, फोटो रियलिज़म, ये सब वर्ड्स, फैंसी वर्ड्स के पीछे जब तक लोग भागते रहेंगे, भागने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जब आप बेस को छोड़ के भागते हो ना, तब फंसते हो आप। प्रॉब्लम ये नहीं है, आदमी बोले कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, बहुत अच्छी बात है, बन, लेकिन अगर उसको प्लस माइनस शुरू बेसिक लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री जो स्कूल लेवल की पढ़ाई है वो अगर उसको छोड़ दे, कॉलेज लेवल की पढ़ाई को छोड़ दे और फिर बोले कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो ऐसा साइंटिस्ट फिर दुनिया के लिए और ज़्यादा घातक होगा। दुनिया में कुछ अच्छी चीज़ें दे के तो नहीं जाएगा, चीज़ें ख़राब करके ज़रूर जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि अगर आपको जो भी आपका स्टाइल फेवरेट है, आपको आगे चल के रियलिज़म करना है, फ़ोटो रियलिज़म करना है, हाइपर रियलिज़म जो बोलते हैं, जो करना है करो, लेकिन बेस पे काम नहीं करके करोगे तो एक तो आप जिसको हाइपर रियलिज़म बोल रहे हो उसमें ड्राइंग की अगर गलती दिख रही है तो वो उतना ज़्यादा गंदा दिखेगा। ये एक फैक्ट है। अगर आप एक गंदी इन द सेंस एक गलत ड्राइंग पे डिटेल्स ऐड किए जा रहे हो तो आप अल्टीमेटली अपना टाइम लगा के उसको और ख़राब कर रहे हो। तो आपका आर्टवर्क भी ख़राब होता जा रहा है और आपका टाइम भी ख़राब होता जा रहा है। और जितना आपका टाइम और आर्टवर्क ख़राब होता जाएगा उतना ही मुश्किल होगा उस समय को वापस पाना। समय तो वापस नहीं आएगा, उस आर्टवर्क को वापस से भूल के शुरू से शुरू करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कई सारे लोग पोर्ट्रेट बना के थक जाते हैं। ना तो उनका पोर्ट्रेट डेवलप होता है, ना तो वो आगे चल के प्रोफेशनली कमीशन वर्क ले पाते हैं या कोई और अपना बिजनेस शुरू कर पाते हैं या प्रोफेशनली आर्ट के वर्ल्ड में जा पाते हैं, क्योंकि बेस लेवल से ही वो कमजोरी अपनी लेके चल रहे होते हैं अपने साथ साथ। इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपने आप को ये समझाना शुरू कर दो, अपने आप को ये समझना शुरू कर दो कि जो भी आप कर रहे हो, पोर्ट्रेट फिगर जो भी आपका फेवरेट है, उससे कुछ नहीं होगा। आपको शुरू से बेस लेवल से स्केचिंग, आपको बेस लेवल से शेप्स की अंडरस्टैंडिंग, प्रोपोर्शन, जजमेंट, ये बेसिक चीज़ें, इसके ऊपर जितना ज़्यादा काम करोगे ऊपर आपकी चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी होती चली जाएंगी। आराम से बस मैं देख रहा हूँ कहाँ पे कान आ रहे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उससे पहले जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि बेसिक शेप कैसी है। ओके, यहाँ पे हैचिंग ऐड करके मैं थोड़ी बहुत शेडिंग ऐड कर रहा हूँ, लेकिन वो ना भी करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कई लोग इन चीज़ों से गुमराह हो जाते हैं। जब वो किसी आर्टिस्ट को देखते हैं कि वो शेडिंग ऐड कर रहे हैं, हैचिंग ऐड कर रहे हैं, तो लोगों को वो हैचिंग दिखता है, लोगों को वो शेडिंग दिखता है, लोगों को वो हाईलाइट्स दिखते हैं जो दिख के सुंदर लगते हैं। लेकिन ये नहीं समझ पाते कि अगर वो ना भी करें, अगर आदमी हैचिंग ना भी ऐड करे, अगर आदमी शेडिंग नहीं भी करे, तब भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बेस लेवल पे जो ड्राइंग की गई है वो बेस लेवल की ही रहेगी। वो वहीं से असली ताकत मिलती है किसी भी आर्टवर्क को। कई सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो बहुत अच्छे लेवल पे ड्राइंग को समझ चुके हैं, करते हैं, वो बिना ड्राइंग किए डायरेक्टली शेडिंग या कलरिंग ऐड करके भी बहुत कमाल के आर्टवर्क बना देते हैं। लेकिन उस कलरिंग करते समय या उस शेडिंग को देते वक्त उनका सबकॉन्शियसली उनकी ड्राइंग, उनका फंडामेंटल उनको सपोर्ट कर रहा होता है। जैसे कि अगर आप घर से स्कूल जाते हो
ओके, जितने स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, या अगर आप घर से ऑफिस जाते हो या घर से कहीं पे ऐसी जगह जाते हो, या अपने घर से अपने रूम से अपने बेडरूम से अपने बाथरूम तक जाते हो, तो आपकी आदत पड़ गई होती, फिर आपको सोचना नहीं पड़ता है कि यार मैं यहाँ से मुड़ूंगा तो यहाँ, फिर ऐसे मुड़ूंगा तो फिर मेरा स्कूल आएगा, यहाँ मैं अपने रूम से निकलूंगा तो फिर सीधा जाके राइट मुड़ूंगा तो मेरा बाथरूम आएगा। ऐसे सोचना नहीं पड़ता है, वो सब कॉन्शियसली होता है। आप नींद में भी चलते चलते पहुँच जाते हो अपने बाथरूम तक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने इतना उसको प्रैक्टिस कर लिया, आप इतनी बार जा चुके हो कि आपको वहाँ जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। वैसे ही बहुत ज़्यादा जो प्रोफेशनल लेवल पे आर्टिस्ट होते हैं, जिनको आप देख के गुमराह हो जाते हो, या बहुत सारे लोग जो ऐसे आर्टिस्ट को देख के ये सोचते हैं कि यार ड्राइंग तो कर नहीं रहे हैं, अपने आप ही इनका आर्टवर्क इतना अच्छा बन रहा है, कलर का इस्तेमाल करके इतना सुंदर आर्टवर्क बना दिए, हम भी ऐसे ही बनाएंगे। तो भाई वो प्रॉब्लम वही होती है कि उन्होंने इतना अच्छा प्रैक्टिस कर चुका होता है कि उनको बिना बनाए सबकॉन्शियसली, अगर वो कलर भी चला रहे होते हैं तो सबकॉन्शियसली वो ड्राइंग बन रही होती है अंदर अंदर, जो कि उस पर्सन को नहीं दिखेगी जो बिगिनिंग लेवल पे है। इसीलिए समझना ये ज़रूरी है कि आपको जंप करने की कोशिश करने के बजाय हर एक चीज़ जो शुरुआत में ज़रूरी है सीखनी, स्केचिंग। ओके, स्केचिंग तो एक ऐसा ज़रिया है जो आपका फ्लो मेंटेन रखेगा, और उसको तो आपको डेली करते रहना है। साथ ही साथ स्लो स्टडीज़, आराम से स्ट्रक्चर करके ड्रॉ करना, आराम से चीज़ों को ड्रॉ करना, उसको समझना, उसकी शेप्स को समझना, हर एक चीज़ें आपको अच्छे से करनी इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपको लॉन्ग टर्म में वो काम आए। आपकी जो ग्रोथ है वो रुके नहीं, आपकी मजबूत बेस के बदौलत ही आपका जो आगे का जर्नी है वो तय होगा। इसीलिए उसको कंटिन्यू आप कर सको, और इसीलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं रफली स्केच बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। पहले मैं 2-3 मिनट में बना रहा था, अब मैं 5-10 मिनट ले रहा हूँ, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, और थोड़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, थोड़े ज़्यादा कर्व्स ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नाक में धीरे धीरे और कर्व ऐड किया, शेप्स जो मैं बाहर की शेप्स बना रहा हूँ उसमें ज़्यादा कर्व ऐड किया, यहाँ पे कान आएंगी, ये सारी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ जो कि मैं पहले नहीं देख रहा था। जब मैं 1-2 मिनट वाले स्केचेस बना रहा था, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, शुरू में 3-4-5 मिनट भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझना ये बात है कि आपको डिटेल्स नहीं करनी है जब आप बेसिक शेप्स पे ध्यान दे रहे हो। और ये वाला जो मैं टेक्निक इस्तेमाल करता था कि एक गाना को बजा दिया, 5 मिनट में गाना ख़त्म होने वाला है, और गाना के ख़त्म होने से पहले मुझे क्विकली जो मैं स्केच बना रहा हूँ, एक्टर एक्ट्रेस जो भी उस गाने में, जो भी जिसका भी फ़ोटो है उसको मैं बना रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपने आप को दे सकते हो ताकि आपके पास टाइम लिमिट रहे। या तो आप स्टॉप वॉच लगा लो, या फिर आप खुद से ही कंट्रोल करो कि 3-4 मिनट में ज़्यादा मेरे को इस स्केच को देना नहीं है, ताकि आप ओवरऑल उस शेप को समझो, ओवरऑल उस ड्राइंग को पाने की कोशिश करो बिना डिटेल्स में जाए, और बिल्कुल भी डिटेल नहीं। ओके, जैसे आपने शुरू में इस लेसन में शुरू में जैसे देखा कि 1-2 मिनट के अंदर मेरी कोशिश यही रही थी कि बेसिक शेप्स को मैं पा सकूं, और वो प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है। आप देखोगे कि ओवर द पीरियड आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, और स्पीड के साथ आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी, जहाँ पे आप कम समय के अंदर एक ऐसा स्केच बना पाओगे जहाँ पे पोर्ट्रेट, जो भी जिसका भी पोर्ट्रेट आप बना रहे हो, उसका ओवरऑल जो फील है चेहरे का, ओवरऑल जो शेप है, वो कुछ मिनट के अंदर ही आपके पेपर पे दिखने लग रहा है। और जब आप ऐसे चीज़ों को करते हो तो आप हर एक स्टेज में अपने पोर्ट्रेट को फील कर सकते हो कि वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि कई बार लोग करते जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि सही बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। वो गलती इसीलिए ही होती है क्योंकि वो ओवरऑल शेप, बेसिक फीलिंग जो स्केच कर करके आती है उसके ऊपर काम ही नहीं किए होते हैं। इसीलिए उनको 4-8 घंटे तक समझ में नहीं आता है कि पोर्ट्रेट बना भी रहा हूँ, सही बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन जब आप ऐसे स्केचेस करते हो जहाँ पे ओवरऑल आप शेप्स को समझते हो, ओवरऑल जो पोर्ट्रेट की फील आ रही है वो आपको पकड़ में आ रही है, वो आपको दिख रही है, तो आपको शुरू से ही समझ में आने लग जाता है कि मेरा पोर्ट्रेट सही दिशा की तरफ जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आप शुरू से ही अपनी गलतियों को ठीक कर पाओगे, और आपका समय धीरे धीरे, जैसे आप जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, आपका समय बचेगा। कम समय में आप ज़्यादा काम कर पाओगे, ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, ज़्यादा बेटर वर्क्स बना पाओगे, आपके फाइनल वर्क्स में ज़्यादा ताकत दिखेगी, ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखेगी, आपके फाइनल वर्क्स भी सुधरेंगे, आपकी स्केचिंग की क्वालिटी भी बेटर होगी। ओवरऑल जो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट है आर्ट की फील्ड में वो काफ़ी होगा। और एक
सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। ओके, एक सेटिस्फैक्शन वाली जो फीलिंग होती है जो कि बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए, वो आपको हमेशा मिलेगी, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा सेटिस्फाइड होकर काम कर पाओगे, लॉन्ग आवर स्टडी, शॉर्ट आवर स्टडी, सारी चीज़ें कर पाओगे। ओके, यहाँ पर रफली मैं एक और आई का भी मैं यहाँ पे शेप बना के इस पोर्ट्रेट को यहीं पे छोड़ दूंगा, क्योंकि बेसिकली मेरा काम यहाँ पे ये था कि ओवरऑल पोर्ट्रेट का शेप हल्की फुल्की हैचिंग ऐड करके जो शेडो है, जो परछाई की शेप्स हैं, उन सबको हल्का फुल्का हैचिंग करना। यहाँ पे मैंने उतना ही मेरा गोल था इस स्केचिंग के साथ, तो मैं इसको यहीं पे कंप्लीट करके इसे यहीं पे समाप्त करूँगा। तो आई होप कि आपको ये जो लेसन है, आपको ये जो चीज़ें हैं समझ में आई हो, जो भी पॉइंट्स हैं उसको आपने नोट डाउन किया हो, कमेंट सेक्शन में लिखा हो, एंड इन सब चीज़ों को देखते देखते आपने प्रैक्टिकली किया हो। अगर नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को वापस से शुरू करो एंड साथ साथ प्रैक्टिस भी करो, तब जाके एक्चुअल में मतलब होगा मेरे लेसन्स को बनाने का और आपके लेसन्स को देखने का। नहीं तो फिर यही है कि इस लेसन को देखोगे, फिर आप कोई कॉमेडी वीडियो देखने लग जाओगे या कोई और ऐसी वीडियो देखने लग जाओगे जो काम की नहीं है, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने लग जाओगे, फिर आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो। और भी जो पुराने स्केच विथ मी के एपिसोड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है, उसको जाके जरूर देखना। सारे स्केच विथ मी में मैं डिफरेंट सब्जेक्ट लेता हूँ या डिफरेंट टाइमिंग के साथ काम करता हूँ, तो आप उनको देखो, साथ में करो, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और रियल टाइम में जब आप देखोगे तो आप देख पाओगे कि कितना टाइम मैं ले रहा हूँ, कितना टाइम आपको लग रहा है, तो ईजी कंपैरिजन आप कर पाओगे, प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। तो बाकी जो एपिसोड्स हैं उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार ज़रूर चेक करना। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, आने वाले सेशंस में, लेसन्स में। मुझसे कनेक्टेड रहिएगा, यूट्यूब पे भी बेल आइकन दबा के, इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम पे खैर मैंने कुछ दिन पहले ये पोल डाला था कि मैं स्केच विथ मी और लाऊं क्या, तो मैक्सिमम लोगों ने 97% लोगों ने हाँ लिखा था, तभी मैंने ये एपिसोड बनाया है। तो आप अगर मुझसे इंस्टाग्राम पे, बाकी सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहते हो, तो अलग अलग पोल्स या पर्सनल स्टोरीज या और भी चीज़ें मैं शेयर करते रहता हूँ, वो भी आपको मिलते रहेंगे और एक हम डीप लेवल पे कनेक्शन बना पाएंगे इस ऑनलाइन दुनिया में। तो मज़ा आता है, सीखने को, शेयर करने को मिलता है और कनेक्शन बनता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, आर्ट वर्ल्ड में जुड़ने का मौका मिलता है इस ऑनलाइन दुनिया के माध्यम से। तो मिलते हैं आने वाले लेसन्स में। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, लव यू ऑल।